तो आज हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके पहले हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता दिया है, समझा दिया है। ठीक है, आज हम निरक्षीय स्थिति के बारे में समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में किस प्रकार से निकाली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो ए और बी ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है ना, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से निर्मित है। ठीक है, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से निर्मित है। ठीक है, उनके बीच की अल्प दूरी 2l है। उनके बीच की दूरी क्या मान ली, 2l। ठीक है, ये जो बीच की दूरी a से b तक की जो दूरी थी उसको हमने क्या मान ली, 2l मान ली। ठीक है, माना इस द्विध्रुव के केंद्र O से, यानी कि इसका केंद्र क्या है, O। ठीक है, O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, तो O से निरक्षीय स्थिति में r, ये r दूरी पर, ठीक है, ये r दूरी है, r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। ठीक है, एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं चित्र में। सबसे पहले जो दूरी ये पूरी A से B तक की दूरी कितनी थी, 2l थी। इसको हम दो बराबर भागों में, ठीक है, केंद्र O से हमने इसको O से B में L में बांट दिया और O से A में भी L में, यानी कि दोनों में हमने L में बांट दिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें मान लिया कि ये आधार का मान मालूम है L है, लंब का मान मालूम है R है, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, R² प्लस का L²। कैसे हो जाएगा, पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, वो क्या होती है, k² बराबर L² धन A², मतलब कि कर्ण पर का स्क्वायर बराबर लंब पर का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। ठीक है, तो k² बराबर कितना आ जाएगा, L का मान कितना है, R का स्क्वायर है और प्लस आधार का मान कितना है, L का स्क्वायर है। ठीक है, तो k बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर R² प्लस का L²। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि दोनों तरफ के कर्ण सेम है, तो अगर ये R² प्लस L² तो ये भी क्या होगा, R² प्लस L², वो भी रूट के अंदर। ठीक है, दोनों रूट के अंदर। ठीक है, ये कर्ण और ये कर्ण आपस में क्या बराबर है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात इसमें एक ये चीज़ और सीखेंगे कि अंतःकोण प्रमेय क्या कहती है कि एक बाह्य कोण, ठीक है, दो दूरस्थ अंतःकोण, दो दूरस्थ मतलब दूर वाले जो अंतःकोण है उनके योग के बराबर होता है। तो माना कि ये थीटा है और ये थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा मिला के कितने हो गए, 2 थीटा हो गए। ठीक है, तो बिंदु P पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इस बिंदु पे मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मान लिया कि E प्लस क्यू है। ठीक है, यानी E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के लिए। ठीक है, अब इधर देखेंगे तो PB दिशा के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि E मतलब माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है फार्मूला, लेकिन R² की जगह हमने क्या लिख दिया, PB²। ठीक है, यानी कि PB², ये दूरी ले ले, PB²। ठीक है, ये क्या है के लिए, माइनस क्यू के लिए। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, PB दिशा के लिए। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है इसमें भी, लेकिन R नहीं मान के प्लस क्यू आवेश के लिए कह रहा, तो ये प्लस क्यू आवेश है तो क्या हो जाएगा, AP²। क्या हो जाएगा, AP²। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि PB और AP, यानी कि ये PB दूरी है और ये क्या है, AP, दोनों आपस में क्या है, बराबर, किंतु AP बराबर का है कि PB के बराबर, दोनों का मान कितना है, रूट के अंदर R² प्लस का L², दोनों का मान सेम है। ठीक है, इस स्थिति में जो उसके आवेश होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले तो एक फार्मूला ये होता है कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, या किसी भौतिक राशि में, ठीक है, देखो इसमें क्या देखेंगे कि इनकी दिशा तो सेम नहीं है लेकिन परिमाण क्या है, इनका बराबर है। ठीक है, परिमाण जो है वो क्या है,
बराबर है लेकिन दिशा भिन्न है, तो उसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया कि यदि ए बराबर बी या ए पी बराबर पी बी, ठीक है, यदि ए बराबर बी होता है या ए पी बराबर पी बी होता है तो वहाँ पे एक फार्मूला लगता है आर बराबर 2a cos थीटा अपान 2, ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो सेम फार्मूला यहीं पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अप्लाई करेंगे। तो हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पे आर था वहाँ पे हम क्या रख देंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो ई रख देंगे, ठीक है, ई बराबर 2। अब ए या बी में से कोई एक लेना होता है, तो मान लिया कि हमने बी ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये मान लो कि ए है, ये क्या है, बी है, ठीक है, ए बराबर बी के, तो हमने क्या लिया, प्लस क्यू आवेश लिया है, तो 2 इंटू प्लस क्यू, ठीक है, और इसके बाद में कॉस। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि थीटा में क्या है, तो यहाँ पे वहाँ पे तो थीटा बोल रहा है, ठीक है, फार्मूले में क्या बोल रहा है, कह रहा कॉस थीटा अपान 2, लेकिन हमारे पास थीटा का मान कितना है, 2 थीटा है, थीटा का मान कितना है, 2 थीटा, तो हम क्या ले लेंगे कॉस 2 थीटा अपान 2, ठीक है, जहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, तो ई बराबर 2 लिख दिया। अब ई प्लस क्यू आवेश यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका ये मान है पूरा, ठीक है, तो ये मान हम यहाँ पे उतार देंगे आके, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे ए पी का मान क्या था, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे ई बराबर ई प्लस क्यू के लिए, ठीक है, ई प्लस क्यू बराबर कितना आएगा 1/4πε0। अब क्यू अपान क्या आएगा, ए पी स्क्वायर था, ए पी स्क्वायर मतलब कि रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच जाएगा, यही तो बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि आगे बच रहा है इनटू में, यहाँ पे बच रहा है कॉस थीटा, क्या बच रहा है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, यही तो होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार का मान क्या है, आधार का मान हमारे हिसाब से एल है, ठीक है, चित्र में आधार का मान क्या है, आधार का मान एल है, और कर्ण का मान क्या है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है, जिसको हमने इसी के साथ में यानी कि यहाँ पे कॉस 2 थीटा था तो 2 से 2 कट गया था तो कॉस थीटा बचा था। अब कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे एल बटे रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो जहाँ पे कॉस थीटा था वहाँ पे क्या आ गया 1 अपान यानी कि एल अपान, ठीक है, एल अपान रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि ई बराबर 1/4πε0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया 2QL हो गया, ठीक है, 2QL, जिसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2QL, यानी कि P बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2QL, तो 2QL की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे P लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2QL की जगह हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया, ठीक है। अब इसकी पावर 1 थी और अगर यहाँ से रूट हटाएंगे तो इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1 + 1/2 करेंगे, क्योंकि गुणा में गाते जुड़ती जिनके आधार क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, तो आ जाएगा हमारे हिसाब से 3/2, तो वही लिख दिया गया है कि ई बराबर 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, अब स्थिति इसमें क्या है कि जो 2L का जो मान होता है या L का जो मान होता है वो R से क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, R से क्या है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। अर्थात L को हम क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे, यानी कि L बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में यहाँ पे अगर E का मान निकालेंगे तो वहाँ पे क्या था, E बराबर 1/4πε0 और P अपान आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या था एल स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 था, ठीक है। तो एल स्क्वायर तो 0 हो गया, तो आर स्क्वायर की पावर कितना हो गया 3/2, जिससे 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच के आएगा ई बराबर, या E2 मान लिया, ठीक है, E2 बराबर क्या बच के आएगा, तो 1/4πε0 P अपान क्या बचेगा R³ बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो P अपान R³ बच गया, ठीक है। अर्थात इससे हम ये कह सकते हैं कि जो E1 है यानी कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, ठीक है, बराबर होती है 2E2 के, ठीक है, यानी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, ठीक है। अर्थात इसमें हमने यही बोल दिया है कि अक्षीय स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र
उतनी ही दूरी पर, यानी कि बराबर दूरी, जितनी दूरी अक्षीय में होगी उतनी दूरी निरक्षीय में होगी, ठीक है। उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का दोगुना होता है, अर्थात E1 बराबर 2E2, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रूविंग है, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो इसको आप कायदे से देख सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको डाउट हो, समझ में ना आए, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ताकि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो सकें। तो हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, दोनों को पढ़ा दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है ना। तो ओके, फिनिश दैट। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में, ठीक है। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।